नमस्कार। उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार व आप सभी का मैं यूसर के साइंस स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमारे व्याख्यान श्रृंखला हमेशा यूसर के द्वारा चलाई जा रही है, आज इसी के क्रम में हमारे व्याख्यान श्रृंखला में हमारे मध्य में आज प्रोफेसर डॉक्टर अनीता पांडे मैडम यहाँ पे हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैडम, आपका मैं स्टूडियो में स्वागत करती हूँ और आपने हमें यहाँ पे अपना समय दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उससे पहले कि मैं मैडम को उनके व्याख्यान के लिए आमंत्रित करूँ, मैं उनके बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मैडम जो आज हमें लेक्चर दे रही हैं वो बायो प्रोस्पेक्टिंग हिमालयन माइक्रोबियल डाइवर्सिटी एंड रिसर्च एरियाज, जो कि एक बहुत ही एमर्जिंग रिसर्चर्स के लिए एमर्जिंग एरिया है, इम्पॉर्टेंट एरिया है और हमारे जितने भी रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको काफ़ी इससे बेनिफिट होगा। और जो डॉक्टर अनीता पांडे जो अभी प्रेजेंट में, इससे पहले आप जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट जीवी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट था, उसमें आप एक सीनियर साइंटिस्ट के पद पे रह चुकी हैं और अभी वर्तमान में आप ग्राफिकरा यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में आप वहाँ पे रिसर्च में हेड कर रही हैं। और आपका जो एक्सपीरियंस है वो बायो प्रोस्पेक्शन ऑफ माइक्रोबियल डाइवर्सिटी ऑफ हिमालयन रीजन, और इसमें इसके साथ ही आपके जो मेजर रिसर्च एरियाज हैं वो एक्सट्रीमोफाइल्स, राइजोस्फीयर, बायोडिग्रेडेशन, फर्मेंटेड फूड्स, वाटर माइक्रोब्स एंड एंटी माइक्रोबियल्स में आपकी एक्सपर्टीज़ है, स्पेशलाइजेशन है। और आपने एक माइक्रोबियल कल्चर का कलेक्शन भी आपके द्वारा जीबी पंत इंस्टीट्यूट में आपने एक वहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, जो कि हिमालयन इंटरनेशनल की जितनी भी डिपॉजिटरीज हैं माइक्रोबियल उसकी, वो वहाँ पे आपने इस्टेब्लिश किया है। और आप सीवी रमन इंटरनेशनल फेलोशिप को भी आपने होस्ट कर चुकी हैं और आपको कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है आपके आउटस्टैंडिंग रिसर्च में कंट्रीब्यूशन के लिए। आपको डीबीटी से, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से बायो साइंटिस्ट अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है और इवन उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर द्वारा भी आपको विशिष्ट महिला वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैडम मैं आपको आपके व्याख्यान के लिए यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूँगी। नमस्कार, मेरा नाम अनीता पांडे है और अभी मैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ग्राफिकरा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में रिसर्च एरिया में काम करती हूँ। और सबसे पहले मैं यूसर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया, जिसमें कि मैं अपना रिसर्च एक्सपीरियंस जो हमारे स्कॉलर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं बैचलर्स लेवल पर, मास्टर्स लेवल पर, पीएचडी डिग्री लेवल पर और पोस्ट डॉक लेवल पर काम करते हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम के ज़रिए मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और इस प्रोग्राम में जो फोकस है वो है माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, या जो बहुत सारे रिसर्च एरियाज़ हैं माइक्रोबियल डाइवर्सिटी में या माइक्रोबायोलॉजी में, विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू इंडियन हिमालयन रीजन। तो उनके कुछ एरियाज़ को मैं आपसे बातचीत में डिस्कस करूँगी। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है जो आजकल का प्रेजेंट सिनेरियो है ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो उसमें जो माउंटेन्स हैं दे आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट। मैं आपको ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैं जब पढ़ाई कर रही थी उसी वक्त मुझे लगता था कि मुझे
माउंटेन एरिया में या हमारे देश में हिमालय पर्वत है वहाँ पर जाकर काम करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो मेरा इंस्टीट्यूट था वो CSIR इंस्टीट्यूट था, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और वहाँ पर लगभग 2.5 साल तक आई वाज अ साइंटिस्ट फेलो। फिर वहाँ से मैं GB पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट, जो कि अल्मोड़ा में है, वहाँ मूव किया। और जो इस प्रोग्राम में मैं ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल पार्ट दिखाऊंगी वो इसी संस्थान से है। और पिछले करीब 2 साल से 2 साल 3 महीने से मैं ग्राफिक कीरा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रही हूँ। और वहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर आजकल मैं माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, एक्सट्रीमोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोबियल इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट, तो ये मेरे मेजर एरियाज हैं जिन पर कि मैं रिसर्च में इन्वॉल्व हूँ। जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स: एनिमल डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी और माइक्रोबियल डाइवर्सिटी। और जो हमारा हिमालय है, ये जो वर्ल्ड में पूरे ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, उनमें से बहुत एक महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट एरिया है जो कि अपनी यूनिक डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। Microorganisms, they are integral component of each and every ecosystem. They are ubiquitous in nature और इसकी वजह होती है they are small in size, they are easily dispersed और they are metabolically versatile and flexible. They can utilize wide range of substrates as nutrient source और सबसे खास बात होती है कि वो they can survive and multiply in diverse habitats. For example, they can also survive in absence of oxygen, जिन्हें हम anaerobic microorganisms कहते हैं। और microorganisms ऐसे भी होते हैं they can colonize extreme environments where plants do not survive, where animal do not survive. ये कुछ खास एप्लीकेशंस हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि इकोलॉजिकल एप्लीकेशंस एंड बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण है इकोसिस्टम सर्विसेज, जिसमें आता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, तो इस सभी का अध्ययन इकोसिस्टम सर्विसेज में हम करते हैं। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इम्पॉर्टेंट इन मेडिसिन, जैसे कि जो हमें सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स मिलते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से मिलते हैं। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इम्पॉर्टेंट इन इंडस्ट्री, they are important in pharmaceuticals, nutraceuticals, food industry, textiles. Microorganisms agriculture में भी बहुत important role play करते हैं। हम क्या करते हैं कि microorganisms को biological fertilizers के रूप में develop कर सकते हैं और इसके ज़रिए हम जो chemicals होते हैं उनको कम कर सकते हैं, उनको minimize कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फर्मेंटेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसके ज़रिए हम बहुत सारे फर्मेंटेड फूड्स बनाते हैं, फर्मेंटेड बेवरेजेस बनाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स की तरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जानते होंगे जेनेटिक इंजीनियर में जिसके अच्छे एग्जांपल्स हैं एशेरिकिया कोलाई, जो कि हम ट्रांसफॉर्मेशन स्टडीज़ में यूज़ करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम है जिसे कि हम हेरी रूट कल्चर में यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे इकोलॉजिकल एप्लीकेशंस होते हैं और बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस होते हैं। अब हम आते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि फोकस होगा इंडियन हिमालयन रीजन पर। अब इंडियन हिमालयन रीजन जो है इट प्रेजेंट्स ग्रेट वेरिएशन, particularly with respect to its topography, its geography and its edaphic and climatic conditions. Or because of these variations, we have a variety of habitats including extreme environments. अगर हम बात करें IHR की और इंडियन हिमालयन रीजन की, तो हमारे पास 11 स्टेट्स हैं जो कि फुली हिमालयन हैं और अल्फाबेटिकली दीज स्टेट्स आर अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। इसी प्रकार से वी हैव 2 पार्शियली हिमालयन स्टेट्स। असम में देयर आर 3 हिल डिस्ट्रिक्ट्स और वेस्ट बंगाल में
2 हिल डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर। और अब हम हमारे साथ जो है IHR में 2 यूनियन टेरिटरीज भी हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो जैसा कि मैंने कहा, फोकस होगा कौन कौन से मुख्य एरिया हैं, रिसर्च एरियाज हैं जिनको हम रिसर्च के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और मैं जिन एरियाज के बारे में बात करूंगी वो है एक्सट्रीमोफाइल्स, बायोडिग्रेडेशन, राइजोस्फीयर, वाटर माइक्रोब्स, माइक्रोब्स अंडर फायर, ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फूड्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। जब हम बायोप्रोस्पेक्शन की बात करते हैं तो देर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स। नंबर 1, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में हम कंसिडर करते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोबैक्टीरिया, एल्गी। इसी तरीके से एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बायोप्रोस्पेक्शन का, जहां हम स्टडी करते हैं स्क्रीनिंग फॉर बायोमोलिक्यूल्स, डिफरेंट एंजाइम्स, डिफरेंट बायोएक्टिव कंपाउंड्स। अगर आप यहाँ देखें 3 पेट्री डिशेस हैं। अगर ए पेट्री डिश में देखें, दिस इज ए सॉइल डाइल्यूशन प्लेट, और इसमें आप देख सकते हैं कि एक बैक्टीरिया है जिसके चारों तरफ क्लियरिंग है जो कि फंजाई है। इससे इंडिकेट होता है कि ये बैक्टीरिया है जिसका हम यूज कर सकते हैं इसके एंटी फंगल कंपाउंड्स के लिए। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं एंजाइम्स का। ये बायोडिग्रेडेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक फंगस है जिसके चारों तरफ हम देख सकते हैं एक क्लियर जोन है, और ये इंडिकेट करता है प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, और इस केस में ये एंजाइम है लैकेज, जिसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है बायोडिग्रेडेशन में। इसी तरीके से जो तीसरा पेट्री डिश है, इसको हम देख सकते हैं एक रेड कलर का बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, पिगमेंटेड बैक्टीरिया है, दिस इज सेरेशिया। और ये पिगमेंट जो है वो इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल्स में, फूड में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। डाइवर्सिटी एप्लीकेशंस के बाद जो तीसरा मेजर कंपोनेंट है बायोप्रोस्पेक्शन का वो है प्रिजर्वेशन। चूँकि माइक्रोब्स हम आइसोलेट करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, और वंस वी हैव ए प्योर कल्चर, उसको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमें हर लेबोरेटरी में जहां हम काम करते हैं एक माइक्रोबियल कल्चर कलेक्शन बनाना पड़ता है, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रिजर्व करते हैं। कुछ बेसिक टेक्निक्स की हम बात कर लेते हैं, जिसमें कि जो सभी एरियाज में कौन सा भी रिसर्च एरिया पर हम काम करेंगे उसमें ज़रूरी होगा। एक है आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और दूसरा है कैरेक्टराइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आइसोलेशन के लिए ये सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है डिफरेंट लेबोरेटरीज में, इसको हम बोलते हैं सीरियल डाइल्यूशन पोर प्लेट मेथड। सीरियल डाइल्यूशन इसलिए बोलते हैं कि हम कोई भी हमारा सैंपल होगा, ये सॉइल हो सकता है, मिल्क हो सकता है, कोई फूड आइटम हो सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उसको ज़रूरी होता है कि हम डाइल्यूट करें। तो उसके लिए हमें सीरियली डाइल्यूट करना पड़ता है। और जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कि हम 9 ml स्टेराइल वाटर लेते हैं और उसमें हम 1 ml सबस्ट्रेट डाल देते हैं, तो ये 10 टाइम्स डाइल्यूट हो गया। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, हर बार हम 10 टाइम्स डाइल्यूशन को आगे बढ़ा लेते हैं। और जो एप्रोप्रिएट डाइल्यूशन होता है उसको फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव के मुताबिक पेट्री डिश में प्लेटिंग करते हैं, और जहाँ की हमें कॉलोनीज मिलती हैं बाद में, तो इसको हम यूज़ करते हैं एन्यूमरेशन या काउंटिंग के लिए। और आपको ध्यान रहे कि इसमें हम सिर्फ जो कल्टीवेबल होते हैं वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि कल्टीवेशन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कुछ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि ऑटोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जिन्हें ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड एज सोल सोर्स ऑफ कार्बन फॉर एसिमिलेशन। देन केमिकली डिफाइंड मीडियम चाहिए होता है, जिसको हम सिंथेटिक मीडियम भी कह सकते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो कि ऑटोट्रॉफ्स जिन्हें हम कह रहे हैं, दे ट्रांसफर द सिंपलर कंपाउंड्स इनटू कॉम्प्लेक्स, और ये इकोलॉजिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनका रोल होता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। दूसरी कैटेगरी होती है न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स के हिसाब से हेटेरोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और यहाँ पर जो
हमको मीडियम चाहिए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होता है एज ए सोर्स ऑफ कार्बन, और कुछ मीडियम होते हैं जैसे पेप्टोन्स हम यूज़ करते हैं, ईस्ट एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं, मीट एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट है, एनिमल एक्सट्रैक्ट है। और ये वाला जो ग्रुप है हेटेरोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, दे आर इम्पॉर्टेंट इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इन सभी को कल्टीवेट करने के लिए हमें एक सॉलिडिफाइंग एजेंट की ज़रूरत होती है जो कि नॉन न्यूट्रिटिव है, जिसका न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होता है। ये सिर्फ सॉलिडिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है और इसको कहते हैं एगर। अब जो मीडिया होता है हमारा कल्टीवेशन में हम यूज़ करते हैं वो सेलेक्टिव मीडिया हो सकता है जो कि which enhances or inhibits the growth of a particular group of microorganisms। जैसे कि सेलुलोलाइटिक अगर हम यूज़ करेंगे तो उसमें वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे से ग्रो करेंगे जो सेलुलोज को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह से स्टार्च अगर हम यूज़ करेंगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे जो कि स्टार्च को हाइड्रोलाइज कर पाएंगे। अगर हम पोटैटो डेक्सट्रोज एगर यूज़ करते हैं तो वो जनरली फंजाई के लिए है, और अगर इसमें हम डाल देते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन तो ये इनहिबिट करेगा बैक्टीरिया की ग्रोथ को और हमको ज़्यादा फंजाई मिल जाएंगे। इसी तरह से मीडियम होते हैं डिफरेंशियल मीडिया जो कि दे अलाउ डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि ब्लैड अगर है, पिकोस के अगर है। अगर हम इस पेट्री डिश को देखें तो इसमें फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है जो पिकोस्किया एगर पर ग्रो करता है, जिसमें कि 5% ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट मिला होता है। तो इससे क्या होता है कि वो बैक्टीरिया जो टीसीपी या ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट को सोलुबलाइज कर सकते हैं, एक जोन ऑफ क्लियरेंस बनाते हैं और इजीली डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। तरह तरह के बैक्टीरिया मीडिया होते हैं, जैसे कि फॉर बैक्टीरिया हमारे पास होता है न्यूट्रिएंट अगर, ज़्यादातर ट्रिप्टोन ईस्ट एक्सट्रैक्ट अगर। फंजाई के लिए हम लोग पोटैटो डेक्सट्रोज अगर यूज़ करते हैं, ज़ैपेक अगर यूज़ करते हैं, सबोड अगर यूज़ करते हैं। फॉर आइसोलेशन ऑफ एक्टिनोमाइसिटीज हम यूज़ करते हैं एक्टिनोमाइसिटीज आइसोलेशन अगर, एंड मॉल्ट अगर इज़ फॉर ईस्ट। इसी तरीके से जैसे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है, फिजिकल कंडीशंस भी होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर के आधार पे हमारे पास मेसोफाइल्स हैं, साइक्रोफाइल्स हैं, थर्मोफाइल्स हैं। पीएच रिक्वायरमेंट के आधार पर हमारे पास एसिडोफाइल्स हैं, अल्कलीफाइल्स हैं और न्यूट्रोफाइल्स हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजन के आधार पे हमारे पास एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये 4 पेट्री डिशेस हैं जो आपको आइडिया देंगी। ये हमारे अपने एक्सपेरिमेंट से हैं। अगर सबसे पहली पेट्री डिश को देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ईस्ट और बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। ईस्ट सरफेस पर है और बैक्टीरिया सब सरफेस पे है। इस दूसरा पेट्री डिश है, यहाँ पर इसमें हमने हाई एल्टीट्यूड सॉइल यूज़ किया है जो कि कोल्डर रीजन से है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिमिटेड डाइवर्सिटी है बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर, और ये साइक्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लेट सी में जो कि एक राइजोस्फीयर से है, सॉइल माइक्रोफ्लोरा है, हम देख सकते हैं वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वी हैव फंजाई, वी हैव एक्टिनोबैक्टीरिया, वी हैव बैक्टीरिया। और जो चौथा पेट्री डिश है, पेट्री डिश डी, यहाँ पर ये एक हॉट स्प्रिंग का है। हम देख सकते हैं ग्रोथ ऑफ थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये जो कॉलोनीज हैं जिसमें बहुत सारा म्यूकस है, म्यूकॉइड, ये अपने सर्वाइवल के लिए प्रोड्यूस करते हैं। अब हमारे पास ये पेट्री डिश आ जाती हैं जो कि मिक्स्ड कल्चर है। यहाँ पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक ही पेट्री डिश में ग्रो कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सब कल्चरिंग। और हम सब कल्चर तब तक करते हैं जब तक कि हमें प्योर कल्चर मिल जाता है। तो सबसे पहले आप एक बैक्टीरिया देख रहे हैं एक पेट्री डिश पर जो कि एक प्योर कल्चर है। फिर आप एक्टिनोबैक्टीरिया देख रहे हैं जो एक प्योर कल्चर है एक्टिनोबैक्टीरिया का, और फिर हमारे पास एक फंजाई है। एक्टिनोबैक्टीरिया जो होता है ये बैक्टीरिया और फंजाई के बीच की कड़ी होती है, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स बैक्टीरिया के होते हैं और कुछ फंजाई के। अब हमारे पास प्योर कल्चर है तो हम क्या करेंगे? वी विल गो फॉर कैरेक्टराइजेशन। और कैरेक्टराइजेशन भी 2 पर्पज से होता है। एक तो आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि हमें सिर्फ इतना पता है बैक्टीरिया है, उसका जीनस क्या है, उसका स्पीशीज क्या है, उसके लिए हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। और हम कैरेक्टराइजेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि उसके फंक्शनल एस्पेक्ट्स क्या हैं। जो अभी हम यूज़ करते हैं
अप्रोच दैट इज कॉल्ड पॉलीफेजिक अप्रोच, जहां हम फिनोटिपिक कैरेक्टर्स यूज करते हैं और जीनोटिपिक कैरेक्टर्स। जब हम फिनोटिपिक कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजिकल, जिसमें कि हम कॉलोनी और सेल मॉर्फोलॉजी देखते हैं। कॉलोनी जैसा अभी हमने दिखाया पेट्री डिश में था, और सेल मॉर्फोलॉजी हम देखते हैं माइक्रोस्कोप द्वारा। फिर हमारे पास बायोकेमिकल कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें कि हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं लेबोरेटरीज में, यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन सोर्सेज, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोफाइल, इसी तरीके से और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल में हम जाते हैं कि व्हाट आर द ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स, जो अभी हमने बात किया न्यूट्रिशनल ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स, फिजिकल ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स, तो वो हम इसमें स्टडी करते हैं और इन सब को मिलाकर हम कहते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। फॉर जीनोटिपिक कैरेक्टर्स हम जाते हैं मॉलिकुलर कैरेक्टर्स के लिए। मॉलिकुलर कैरेक्टर्स में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब हमारे पास प्योर कल्चर होता है तो हम डीएनए आइसोलेट करते हैं, फिर उसका सीक्वेंसिंग करते हैं। अगर बैक्टीरिया है तो हम 16S रीजन को सीक्वेंस करते हैं, अगर फंजाई है तो हम 18S पर जाते हैं, और फिर जब हमारे पास सीक्वेंस आ जाता है तो हम जो हमारे पास डाटाबेस है उसमें उसका सिमिलैरिटी इंडेक्स देखते हैं। ये तो रहा कल्टीवेशन, जो कल्टीवेबल माइक्रोबियल डाइवर्सिटी होती है। लेकिन जब हमें कल्चर इंडिपेंडेंट डाइवर्सिटी करनी होती है, उसके लिए हम परफॉर्म करते हैं मेटाजीनोमिक्स, जहाँ कि हम सीधे सीधे सॉइल से या जो भी हमारा सैंपल होता है उससे डीएनए आइसोलेट करते हैं और आगे स्टडी करते हैं। ज़्यादातर लेबोरेटरीज में क्या होता है, हमारे पास अपना एक कल्चर कलेक्शन होता है जिसको हम ज़्यादातर एक कोड नंबर दे लेते हैं। लेकिन अगर आप रिसर्च में हैं, आपको कल पेपर भी लिखना होगा, तो ये मैंडेटरी है कि आपका कल्चर किसी इंटरनेशनल रिपोजिटरी में एक्सेशन्ड हो। तो उसके लिए हमारे इंडिया में 3 डिपॉजिटरीज हैं। माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन एंड जीन बैंक, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ में है। इसी तरीके से नेशनल सेंटर फॉर माइक्रोबियल रिसोर्सेज, जो कि नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे महाराष्ट्र में है। और तीसरा जो कि खास तौर से एग्रीकल्चरल इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि मऊ उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद जो हमारे पास, जैसा अभी हमने बात किया था, जीन सीक्वेंस आता है, उसको भी हमें एक्सेशन लेना होता है, उसको डाटाबेस में डालना होता है। उसके लिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं। हमारे पास सबसे जो वेल नोन है NCBI, नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, USA बेस्ड है। फिर हमारे पास है यूरोपियन मॉलिकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, जो यूरोप में है। और फिर उसके बाद DNA डाटा बैंक ऑफ जापान। ये थोड़ा सा हमने बेसिक बातें करी। अब मैं एक एक करके जो हमने रिसर्च एरियाज की बात करी थी, एक्सट्रीमोफाइल्स पर जाएंगे। एक्सट्रीमोफाइल्स जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में सर्वाइव करते हैं, जहाँ की हाई टेम्परेचर, जिसको हम कहते हैं जियोथर्मल एरियाज, और जो ठंडे लो टेम्परेचर एरियाज होते हैं पोलर रीजन्स। जब भी कोई क्लाइमेटिक या जियोलॉजिकल इवेंट होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द बेस्ट सर्वाइवर्स, या हम कह सकते हैं दे आर द लीस्ट अफेक्टेड लाइफ फॉर्म्स। ये इसलिए होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हार्श कंडीशंस होती हैं उसमें एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम कहते हैं एक्सट्रीमो एंजाइम्स। ये एक क्लासिफिकेशन है। एक्सट्रीमोफाइल्स जो हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर वी हैव साइक्रोफाइल, मेसोफाइल, थर्मोफाइल, हाइपोथर्मोफाइल। फिर जो उनका सॉल्ट टॉलरेंस होता है उसके आधार पे हेलोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर प्रेशर के आधार पर बैरोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर एसिडिटी या अल्कलिनिटी के आधार पर एल्कलोफाइल्स और एसिडोफाइल्स होते हैं। लेकिन हमारा ज़्यादा जो फोकस होता है वो टेम्परेचर पर होता है, क्योंकि हम हिमालयन रीजन में काम कर रहे हैं। और टेम्परेचर के आधार पर दीज आर द वेरियस ग्रुप्स। साइक्रोफाइल्स जो कि 20 डिग्री तक, 20 डिग्री के नीचे ग्रो करते हैं। फिर हमारे पास मेसोफाइल्स हैं जो 20 से 40 के बीच में ग्रो करते हैं। फिर हम जाते हैं मॉडरेट थर्मोफाइल्स पर, जो 40 के ऊपर और 60 डिग्री के नीचे ग्रो करते हैं। एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स जो होते हैं वो 80 डिग्री सेल्सियस तक ग्रो करते हैं। और इसके ऊपर जो होते हैं, जो इससे भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर टॉलरेट करते हैं, उनको हम रेफर करते हैं हाइपरथर्मोफाइल्स पर।
ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मोफाइल्स की। ये हमारे उत्तराखंड में 2 हॉट स्प्रिंग्स हैं। हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं? दे आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द जियोलॉजिकल एक्टिविटी जो कि हिमालयन रीजन में चलती रहती है। जो हमने स्टडीज के लिए आइडेंटिफाई किए, जिन पर बहुत सी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, ये गढ़वाल एरिया में है, डिस्ट्रिक्ट चमोली, और इसको हम कहते हैं तपोवन एरिया। यहाँ पर 2 हॉट स्प्रिंग्स हैं। जो सोलधार है वो लगभग 1900 मीटर अबव सी लेवल है, जहाँ पर टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट बॉइलिंग 95 डिग्री सेल्सियस। दूसरा जो है रिंगीगार्ड, उसी एरिया में है, करीब 1850 मीटर अबव सी लेवल, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 83 डिग्री सेल्सियस है। ये जो हॉट स्प्रिंग्स हैं ये स्लाइटली अल्कलाइन है। पीएच है यहाँ पर 8.1 से 8.2, और ये ओलाइगोट्रॉफिक साइट्स हैं। इसका अर्थ होता है कि जो न्यूट्रिशनली पुअर हैं, दे आर डिवॉइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम। जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट हुआ इस केस में, हॉट स्प्रिंग्स में, वो है आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या आइसोलेशन ऑफ थर्मोफाइल्स। तो इसके लिए हमको बहुत सारे मीडिया ट्राई करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद डिफरेंट ग्रोथ कंडीशंस देनी पड़ती हैं, जैसे कि डिफरेंट मीडिया, डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट पीएच, और हम ऑटोक्लेव सैंपल भी, अगर हम हाइपर थर्मोफाइल में इंटरेस्टेड हैं तो ऑटोक्लेव सैंपल की भी प्लेटिंग करते हैं, जो अभी मैं आपको बताऊंगी। ये बैक्टीरिया है जो हमने, एक ऑटोक्लेव सैंपल का मतलब हुआ जिसने टॉलरेट किया 121 डिग्री सेल्सियस और हाई प्रेशर। तो अगर हम इसका सबसे पहला माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ये देखें तो ये बैसिलस है, जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस। अब कितना इंटरेस्टिंग है कि आप देखिए इसका जो टर्मिनल एंड है वो थोड़ा बल्बस है। क्यों होता है कि जो हार्श कंडीशंस है वहाँ ये फूड स्टोरेज का काम करता है, लेकिन जब हम इसको लेबोरेटरी में मेंटेन करते हैं तो ये रिड्यूस होने लगता है, क्योंकि इट्स नो लॉन्गर दैट रिक्वायरमेंट। फिर इसी प्रकार से जो तीसरा है ये हमने ऑटोक्लेव के बाद प्लेट किया, तो बैक्टीरिया कैन सर्वाइव एट सच हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी है इतने हाई टेम्परेचर पर, और ये फिलामेंटस ऑर्गेनिजम्स हैं। इनकी खास बात ये भी थी कि इनको हम ज़्यादा प्रिजर्व नहीं कर पाए। इसको हम बोलते हैं वीबीएनसी, वायबल बट नॉट कल्चरेबल। इनको हम सिर्फ एक बार ही ग्रो कर पाए पेट्री डिश में, और तब हमने ये माइक्रोस्कोपी कर ली। इसी प्रकार से हमारे पास बैसिलस की बहुत सारे स्पीशीज होती हैं। जैसा हमने अभी आपको बताया था, मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन के लिए जाते हैं, तो इस आधार पर जो ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं इन हॉट स्प्रिंग्स में, वो जियोबैसिलस की स्पीशीज हैं, बैसिलस की हैं और पैनीबैसिलस की हैं। ये हम देख सकते हैं ग्रोथ कर्व है। आप देखें तो 95 डिग्री पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमको मिल रही है। उसी तरीके से जो बैक्टीरिया है वो बॉइलिंग वाटर में भी 20 मिनट्स तक सर्वाइव करता है और मल्टीप्लाई करता है। ये है रेजिलियंस, इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल रेजिलियंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये अगर हम दोनों हॉट स्प्रिंग को देखें, यहाँ पर बहुत सारे एल्गी भी हैं। 95 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर है, इसलिए वहाँ पर कम डिग्री है, सेलेक्टिविटी ज़्यादा है। 83 डिग्री सेल्सियस है जहाँ पर की वैरायटी ऑफ एल्गी है, और ये डाइवर्सिटी हमको मिली है, जहाँ पर ऑसिलेटोरिया है, फॉर्मीडियम है, स्पाइरुलिना है, क्रूकोकस है, सिनोसिस्टिस है। तो इस प्रकार से बहुत सारे हमको साइनोबैक्टीरिया भी मिले हैं। जो हमने तीसरा बात किया था कंजर्वेशन का, कंजर्वेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये एक एग्जांपल है कि इन एरियाज में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होते हैं। ये डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं वो नेचुरल कैलामिटीज भी होते हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ भी बहुत होती हैं, गर्म पानी है, पहाड़ में ज़रूरत होता है, तो लोग डोमेस्टिक पर्पजेज़ के लिए ले जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत डिस्टर्बेंसेस रहती है। तो इसके लिए ये हमारा अभी तो प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया है, और सबसे अच्छा होता है कि इनकी जो डाइवर्सिटी है वो हमने लेबोरेटरी में प्रिजर्व भी की है। अब हमने बात किया थर्मोफाइल्स का। जो इसका दूसरा एक्सट्रीम है वो है लो टेम्परेचर एनवायरमेंट्स, जहाँ पर कि हमको साइक्रोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे या साइक्रो टॉलरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। और हिमालय में हमारे पास कोल्ड डेजर्ट एरियाज हैं, जैसे कि ये माणा है, दूसरी तरफ हमारे पास पिंडारी ग्लेशियर है। ये वो एरियाज हैं जहाँ से हम
जिनको हम कहते हैं कि कोल्ड टॉलरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या साइक्रोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आइसोलेट कर सकते हैं। और इन एरियाज में जो सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल डाइवर्सिटी हमें मिली है वो है बैसिलस की। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैसिलस जो है एंडोस्पोर बनाता है, और बिकॉज ऑफ दोज स्पोर्स these microorganisms survive under low temperature environments. बैसिलस के बाद हमारे पास है सीडोमोनास। बहुत सारी स्पीशीज हमको मिली हैं। सीडोमोनास का रोल फॉस्फोरस साइकिल में होता है। दे आर गुड फॉस्फेट सॉल्युबलाइजर्स। ये साइड्रोफोर जैसे कंपाउंड्स भी प्रोड्यूस करते हैं जो कि आयरन किलेटिंग कंपाउंड्स हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्लांट ग्रोथ एंड बायो कंट्रोल। फिर इसके बाद वी हैव एक्टिनोबैक्टीरिया। जैसे मैंने बताया, एक्टिनोबैक्टीरिया जो होता है इट्स ए क्लास बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड दे आर फिलामेंटस। जो ग्लेशियर साइट्स हैं उसमें बहुत सारे स्ट्रेप्टोमाइसिस होते हैं, नोकार्डिया होते हैं, और हमें पता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिस से हमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स मिलते हैं। और इस पेट्री डिश में भी आप देख सकते हैं देयर इज एक्टिनोबैक्टीरिया जो कि ग्रोथ इनहिबिट कर रहा है एक फंजाई का। और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट, जिनको हम लाइटिक एंजाइम्स भी कह सकते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब बात आती है फंजाई की। तो फंजाई में सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग स्पीशीज हमारे पास है पेनिसिलियम। करीब 35 स्पीशीज हमने आइसोलेट किए, और ये उनकी माइक्रोस्कोपी है। और जैसा हमने अभी बताया था, फिर मॉलिकुलर कैरेक्टराइजेशन किया, तो पेनिसिलियम जो है सबसे ज़्यादा डोमिनेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके बाद आते हैं एस्परजिलस, ट्राइकोडर्मा, पैसिलोमाइसिस एंड क्लाइडोस्पोरियम। तो इसमें जो खास बात हुई वो ये हुई कि ज़्यादातर फंजाई जो हैं दे बिलोंग टू एस्कोमाइकोटा, जो एक क्लास है फंजाई का। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि एलिवेटेड स्पोरुलेशन। दे आर स्पोर शूटर्स, बहुत सारे स्पोर्स बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, इनका सर्वाइवल में हेल्प मिलती है। इनका बड़ा पिक्यूलियर सा ग्रोथ पैटर्न होता है। आप देख सकते हैं ट्राइकोडर्मा है, एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है। और इनका बड़ा यूनिक सा कैरेक्टरिस्टिक होता है जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब आप उन्हें मिजोफिलिक जैसे कि 24 to 28 डिग्री सेल्सियस पर ग्रो करेंगे, आपको मॉडरेट माइसिलियम मिलेगा विद मॉडरेट स्पोरुलेशन। करीब एक सप्ताह में हमें ये ग्रोथ मिल जाती है। लेकिन जब हम इन्हें लो टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं तो क्या होता है कि माइसिलियम बहुत कम होता है और हैवी स्पोरुलेशन के साथ ग्रो करता है। तो ये इंडिकेट करता है कि जब हार्श कंडीशन हो जाती है जैसे कि लो टेम्परेचर, तो अपने सर्वाइवल के लिए दे प्रोड्यूस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्पोर्स। और ये जो होते हैं ये इम्पॉर्टेंट होते हैं एडेप्टेशन में। दूसरे इनका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी होता है। बायोडिग्रेडेशन बड़ा इम्पॉर्टेंट रिसर्च एरिया है। ज़्यादातर अगर हम लिटरेचर देखें तो बायोडिग्रेडेशन जो होता है बेसिडियोमाइसिटी से होता है। लेकिन हाई एल्टीट्यूड में, जो कि हिमालयन रीजन में जहाँ लो टेम्परेचर होता है, और अभी हमने बताया आपको कि वहाँ पर एस्कोमाइकोटा डोमिनेट करता है, जैसे कि स्पीशीज जो होती हैं एस्परजिलस, पेनिसिलियम, क्लाइडोस्पोरियम, ये पार्टिसिपेट करती हैं बायोडिग्रेडेशन में। और ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो लिग्निन डिग्रेडिंग एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसके एग्जांपल्स हैं लिग्निन पेरोक्सीडेज, मैंगनीज पेरोक्सीडेज एंड लैकेज। और ये जो प्रोडक्शन होता है ये स्लो होता है लेकिन लंबे पीरियड तक होता है। फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड दे परफॉर्म दिस एक्टिविटी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 4 डिग्री सेल्सियस पर है एक फंगस है जो कि लैकेज प्रोड्यूस कर रहा है। वही फंगस 24 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा माइसिलियम दे रहा है और कम एंजाइम प्रोड्यूस कर पा रहा है। बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि बायोडिग्रेडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये एग्जांपल है एक कोल्ड टॉलरेंट सिरेशिया मार्सिसेंस। हम इस ग्राफ में देख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ दिस लैकेज एक्टिविटीज देयर, और उसके साथ साथ उसका बायोमास है। फिर हम इसकी बाद में नेटिव पेज एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट हम करते हैं बायोडिग्रेडेशन स्टडीज में। ये एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ पीएच रिक्वायरमेंट, तो हमारे पास होते हैं एसिडोफाइल्स, हमारे पास होते हैं अल्कालिफाइल्स। लेकिन जो हमने हिमालय में बैक्टीरिया हो, चाहे एक्टिनोबैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो,
उनको आइसोलेट किया तो देखा कि ये बहुत वाइड रेंज पर ग्रो करते हैं। पेनिसिलियम के स्पीशीज होते हैं जो 0.5 से लेके 14 pH तक ग्रो करते हैं। तो ये एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है इन एक्सट्रीमोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है फॉर रेजिलियंस, फॉर अपने सर्वाइवल के लिए दे पजेस दिस एक्टिविटी, लेकिन इसका इंडस्ट्री में भी बहुत यूज हो सकता है। तो दीज आर सम यूनिक फीचर्स। हमने अभी बात किया था पीछे, ये मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है जहां पर कि बैक्टीरिया का टर्मिनल एंड जो है वो एक बल्बस स्ट्रक्चर के फॉर्म में है। बायोकेमिकल है जहां पर कि लो टेम्परेचर पे ज़्यादा एंजाइम प्रोड्यूस होता है या ज़्यादा बायोएक्टिव कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, और इनको हम बहुत सारे इनिशियली दे आर इम्पॉर्टेंट इन इकोलॉजी, लेकिन इनको हम बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं इन कैरेक्टर्स को। तो अब जो अगला रिसर्च एरिया है वो है राइजोस्फीयर माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट माइक्रोब एसोसिएशंस को, और बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर है अडेप्टेशंस अंडर लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट। ये हम जानते हैं कि जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज होते हैं हिमालय पर्वत में, वहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, साथ में स्नोफॉल भी होता है। ये कुछ स्पीशीज हैं जो कि वहाँ पर आमतौर से पाई जाती हैं। वी हैव क्वेरिकस, वी हैव एबीज, वी हैव रोडोडेंड्रॉन्स, पाइनस, टेक्सस एट्सेट्रा। और इन राइजोस्फीयर माइक्रोबायोलॉजी में हमारा फोकस होता है राइजोस्फीयर इफेक्ट, प्लांट माइक्रोब एसोसिएशंस, बायोएक्टिव कंपाउंड्स, एंजाइम्स, phosphate solubilization, biological nitrogen fixation and microbial indicators। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल आपको दूंगी राइजोस्फीयर माइक्रोबायोलॉजी ऑफ टी। टी क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इट इज़ ग्रोन अक्रॉस द हिमालय। पूरे हर हिमालयन स्टेट में चाय कल्टीवेट की जाती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हिमाचल प्रदेश में, फिर जहाँ पर हमारे पास है बनूरी टी एक्सपेरिमेंटल गार्डन, कौसानी टी प्लांटेशन उत्तराखंड में है, टेमी टी एस्टेट सिक्किम में है, सिंजल टी एस्टेट वेस्ट बंगाल में है, और इंडिया में दो तरह का चाय ज़्यादा होता है, चाइनरी और असामी का। और आपके इंटरेस्ट के लिए मैं ये भी बताना चाहूँगी, अगर नेचर में टी का प्लांट देखोगे, इट ग्रोज लाइक ए ट्री, और ये शायद अकेला प्लांट है जिसको हम एक बुश की तरह बना के रखते हैं थ्रू कंटिन्यूअस प्रूडिंग साइकिल्स। कुछ बड़े कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं जो कि पहली बार रिपोर्ट हुए थे कि जो एस्टेब्लिश्ड टी राइजोस्फीयर होता है वो नेगेटिव राइजोस्फीयर इफेक्ट एक्सर्ट करता है। इसका मतलब होता है कि वहाँ पर एक सप्रेशन होता है माइक्रोबियल कम्युनिटीज़ का, और इसमें बैक्टीरिया जो होता है मोस्ट सप्रेस्ड ग्रुप होता है। और ये बात हम कर रहे हैं एस्टेब्लिश्ड टी राइजोस्फीयर की। इसके अलावा एक्टिनोबैक्टीरिया और फंजाई पॉपुलेशंस होते हैं, वो भी सप्रेस्ड होते हैं बट अप टू ए लेसर एक्सटेंट। जो टी रूट्स होते हैं वो फेवर करते हैं कॉलोनाइजेशन ऑफ अ स्पेशलाइज्ड माइक्रोफ्लोरा, जहाँ की एंटागोनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डोमिनेट करते हैं। और आमतौर से हम ऐसा कहते हैं कि टी इज़ ग्रोन इन एसिडिक सॉइल्स, लेकिन होता क्या है अगर आप स्टडी करें, इट्स द टी प्लांट दैट मेक्स द सॉइल एसिडिक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, माइक्रोरिजल एसोसिएशन है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक स्पोर आता है जो कि रूट सरफेस से अटैच होता है, फिर ये पेनिट्रेट करता है, इसमें हाइफल फॉर्मेशन होता है, वजाइकल्स बनते हैं, एप्रीशोरियम बनता है, और पूरा का पूरा एक सिम्बियोटिक एसोसिएशंस बन जाता है। इस तरह के स्टडीज़ हम बहुत सारे प्लांट्स में कर सकते हैं हिमालयन रीजन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइजोस्फीयर इफेक्ट। ये कुछ स्पीशीज़ हैं हमारे हिमालयन रीजन की जहाँ हमने आरएस रेशोज निकाला है। आरएस रेशोज का मतलब होता है राइजोस्फीयर वर्सेस सॉइल, इट्स कॉरस्पॉन्डिंग सॉइल या बल्क सॉइल, और वी कैन से नॉन राइजोस्फीयर सॉइल। और अगर ये रेशो 1 से ऊपर होता है 1+, तो हम कह सकते हैं कि जो प्लांट है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर एक पॉजिटिव इफेक्ट रखता है। लेकिन अगर ये नीचे होता है 1 के, तो हम कहेंगे कि जो प्लांट है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सप्रेस करता है। तो यहाँ हमारे पास जो एक लिस्ट है उसमें 3 एग्जाम्पल अगर आप देखें, एक एबिस पिंड्रो, एक बेटुला इटुलिस और रोडोडेंड्रॉन कैम्पेलुलेटम। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो 3 ग्रुप हैं, बैक्टीरिया, एक्टिनोबैक्टीरिया और फंजाई, तीनों में यहाँ पर
जो RS रेशोज हैं दे आर वेल बिलो 1, तो इसका अर्थ होता है कि ये माइक्रोब्स को सप्रेस करते हैं और ये फिर बहुत अच्छे साइट्स होते हैं फॉर आइसोलेशन ऑफ एंटागोनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और हम ये भी कह सकते हैं कि इन प्लांट्स के साथ अपना एक बायो कंट्रोल सिस्टम होता है। दूसरा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जहाँ जहाँ हमें ये नेगेटिव राइजोस्फीयर इफेक्ट मिलता है, उन्हीं 3 प्लांट को अगर हम देखेंगे तो इनका अगर हम पीएच देखें तो क्या होता है कि राइजोस्फीयर में पीएच है एसिडिक और राइजोस्फीयर नॉन राइजोस्फीयर में उतना एसिडिक नहीं है। तो ये प्लांट्स जो हैं सॉइल को एसिडिक बनाते हैं। तो ये साइट्स इंपॉर्टेंट हैं फॉर आइसोलेशन ऑफ एसिडोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज वेल। राइजोस्फीयर रिसर्च का अप्लाइड इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि राइजोस्फीयर रिसर्च के आधार पर हम बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स को डेवलप कर सकते हैं। जो राइजोस्फीयर होता है उसमें बहुत सारे प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो जो एक फूड सिक्योरिटी होता है उसकी तरफ बहुत हेल्पफुल है राइजोस्फीयर माइक्रोबायोलॉजी। और ग्लोबली आजकल इस हमारे टाइम में जो है बहुत एम्फेसिस है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम से कम करें और बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स का बढ़ावा दें। ऐसा इसलिए है कि ज़्यादातर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते आए हैं, ख़ास तौर से इसलिए क्योंकि वो आसानी से मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, इजीली हैंडलिंग होती है और उनसे हमको प्रेडिक्टेबल यील्ड भी मिल जाती है। लेकिन अगर हम लिटरेचर देखें तो बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते जाएंगे। जैसे कि वो डैमेज करते हैं इकोलॉजी को, वो डैमेज करते हैं हेल्थ को, वो डैमेज करते हैं सॉइल प्रोडक्टिविटी को, उनसे हमारा पानी के जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी कंटामिनेट हो जाते हैं। तो इस बैकग्राउंड में आज का साइंटिफिक नॉलेज जो है उसके आधार पर हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं फॉर द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स, मेनली फॉर 2 पर्पसेस, फॉर इम्प्रूव्ड प्लांट न्यूट्रिशन एंड बायो कंट्रोल। अब इस फॉर्मुलेशंस बनाने के लिए किसी भी गिवन इकोसिस्टम में हम स्टेप वाइज मैनर में जाएंगे। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ नेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दूसरा होगा स्क्रीनिंग फॉर डिजायरेबल कैरेक्टर्स, तीसरा होगा सिलेक्शन ऑफ एफिशिएंट स्ट्रेन्स फॉर फील्ड एप्लीकेशन और चौथा होगा प्रोडक्शन ऑफ इनोकुला इन सुटेबल फॉर्मुलेशंस। तो ये स्कीमेटिक प्रोग्राम है। चूँकि हम हिमालयन रीजन में हैं तो ये एक साइट है हिमालय में जहाँ से हम सैम्पलिंग करते हैं, फिर उसमें हम आइसोलेशन करते हैं जो कि सेकंड स्टेप है, और फिर हम कैरेक्टराइजेशन के लिए जाते हैं। कैरेक्टराइजेशन ख़ास तौर से हम करते हैं फॉर, सबसे पहला पेट्री डिश आप देखेंगे बायो कंट्रोल, दूसरा पेट्री डिश है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बैक्टीरिया है जो फॉस्फेट सोलुबलाइजर है, तीसरा पेट्री डिश में हम देखते हैं कि बैक्टीरिया में कितने भी गुण हो, एक बहुत ज़रूरी है कि इट शुड बी ए गुड रूट कॉलोनाइजर, और फाइनली हम एक बायो फॉर्मुलेशन डेवलप कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बैक्टीरिया है जो कि एल्जिनेट बीड्स के साथ तैयार किया गया है फॉर्मुलेशन, और फिर हम इन सेलेक्टेड प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि वीट में हम देख सकते हैं, टेक्सास में है, गिंगो में है और टी प्लांटेशन में है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इस राइजोस्फीयर रिसर्च में जो बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर में इम्पॉर्टेंट है कि एक इकोलॉजिकल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, दूसरे राइजोस्फीयर कॉम्पिटेंस। बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं ऑन फेलियर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, और उसका कारण ये होता है कि ज़्यादातर हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक एरिया से आइसोलेट करते हैं और दूसरे में इंट्रोड्यूस करते हैं, जबकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एनवायरनमेंट स्पेसिफिक हैं। सेम स्पीशीज़ अगर आप बैसिलस आइसोलेट करें उत्तराखंड से और बैसिलस आइसोलेट करें राजस्थान से, चूंकि वो अलग अलग एनवायरनमेंट के हैं, तो जब हम उन्हें फील्ड में अप्लाई करेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस तभी अच्छी होगी अगर वो अपने उसी जगह से हैं जहां हम उन्हें अप्लाई करने जा रहे हैं। और इस सिनेरियो में आजकल जो अभी एडवांस रिसर्च है उसमें सबसे ज़्यादा फोकस है एंडोफिटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर। एंडोफाइट्स जो होते हैं वो दे इनहेबिट इनर टिश्यूज ऑफ हायर प्लांट्स, एटलीस्ट
for one period of their life cycle without causing any disease symptoms. और इस सिम्बियोसिस में, ये एक सिम्बियोसिस है, जो प्लांट है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है एंडोफिटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, बहुत सारे बायोएक्टिव मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करता है जो कि प्लांट ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिवनेस में भी इम्पॉर्टेंट है। ये हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, लेंटिल रूट्स का है। हम देख सकते हैं इन्फेक्टेड रूट्स जहाँ पर एक फंगस ग्रो कर रहा है, इसको हमने आइसोलेट किया, और फिर जो सी है वहाँ पर सी पेट्री डिश में ग्रो कर रहा है ये फंजाई, और इसके हम स्पोर्स भी देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में। इसको हमने आइडेंटिफाई किया, इसका आइडेंटिफिकेशन है ट्राइकोडर्मा गैम्साई, और इस फंगस में दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। इट्स ए वेरी गुड फॉस्फेट सोलबलाइजर, और इसमें बायो कंट्रोल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये टीसीपी या ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट को सोलबलाइज करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है इन द मीडिया, और बहुत सारे जो फाइटोपैथोजेंस हैं, डिजीज कॉजिंग फंजाई हैं, उनको इनहिबिट करता है। तो ये एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है फॉर डेवलपिंग इन फॉर्म ऑफ ए फॉर्मुलेशन विच कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन हाई एल्टीट्यूड्स। आपको मैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है, इसको देखिए। ये रोडोडेंड्रॉन्स हैं, अब हमारे आजकल तो काफ़ी ब्लूमिंग पर है। उत्तराखंड में 5 स्पीशीज हैं, और रोडोडेंड्रॉन आजकल इम्पॉर्टेंट है, किस लिए? क्लाइमेट इंडिकेटर की तरह से अर्ली फ्लावरिंग के लिए हम काफ़ी पढ़ते हैं, जो कि एक एडेप्टेशन है। अब यहाँ पर ये माइक्रोबायोलॉजिकल पार्ट है। अगर आप देखें ई माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में, ये ब्लैक कलर का है। ऐसा नहीं है कि हमने इसको स्टेन नहीं किया था। होता क्या है कि ये कोई स्टेन लेता ही नहीं है ये पर्टिकुलर फंगस, और ये होता है इसलिए कि इसमें बहुत सारा मेलानिन होता है। इसकी वजह से कोई ये स्टेन नहीं लेता है, और ऐसा कंसिडर किया जा रहा है कि स्टडीज़ बढ़ती जा रही हैं माउंटेन रीजन से, कि ये बेसिकली होता है जिससे कि प्लांट को या होस्ट को उसके सर्वाइवल में फ़ायदा होता है, हेल्प मिलती है। इसी तरीके से ये क्लाइमेट का ही प्रोग्राम था, जहाँ पर हमने 3 एल्टीट्यूड पर वीट वाज ग्रोन एट 3 डिफरेंट एल्टीट्यूड्स, और वीट जो है हम हाई एल्टीट्यूड में ग्रो करते हैं। तो उसमें भी जो सबसे ऊंचा एल्टीट्यूड था, जहाँ सबसे ज़्यादा हाइट थी, हम देख सकते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया, एक्टिनोबैक्टीरिया, फंजाई थे, बट जो अभी हमने आपको दिखाया डार्क सेप्टेट एंडोफाइट्स आर देयर। ये क्या इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर जो क्रॉप होता है वो करीब लगभग 1.5 महीना तक बर्फ के नीचे रहता है, स्नो के नीचे रहता है। तो और उस वक़्त ये जो फंजाई है पर्टिकुलर, ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है, सरवाइव करता है। तो इससे क्या होता है, एक तो पहली बात हमारा क्रॉप रेजिलियंस है कि क्रॉप ग्रो करती है इतने लो टेम्परेचर पर, और उसको ग्रो करने के लिए हेल्प कहाँ से मिलता है? इस फंजाई से। इसी तरीके से ये फंजाई हमको जो है बहुत सारे प्लांट्स में हमने देखा है। ये हमारे ऑनगोइंग जो आजकल रिसर्च चल रहा है उसका हिस्सा है। हम देखते हैं बर्च, हिमालयन बर्च है, ये पाइन है, ओक है, टेक्सस है, और ये एक हाइपोथेसिस है जो अभी कुछ समय पहले हमने लिखा था कि क्या ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं डार्क सेप्टेट एंडोफाइट्स, वो क्लाइमेट इंडिकेटर्स कंसीडर किए जा सकते हैं? क्योंकि सिर्फ इंडियन हिमालयन रीजन से नहीं, और भी माउंटेन से इस तरह के रिपोर्ट्स मिले हैं। और होता क्या है कि हम जानते हैं माइकोरिजा होता है जो कि कॉलोनाइज करता है रूट्स को, लेकिन आफ्टर सर्टेन एल्टीट्यूड जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं वो रिप्लेस होते हैं बाय दीज ऑर्गेनिजम्स। तो ये अभी इसमें और डिटेल स्टडीज करनी होंगी, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है अगर आप क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए, बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए माउंटेन एरिया में रिसर्च कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी जहाँ हमने एंडोफाइट्स को यूज़ किया है फॉर प्रोपगेशन ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज़। ये एक एग्जाम्पल है जो कि चाइना से इंडिया में लाया गया था, गिंगो बायलोबा का। इसको हम लिविंग फॉसिल भी कहते हैं क्योंकि ये इकलौता सर्वाइवर है ऑफ गिंगोएसी। और इस प्लांट को हम जानते हैं इसकी स्टडीनेस के लिए, इसके रेजिस्टेंस के लिए, मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट है, फ्लेवोनॉइड्स गिंगोलॉइड्स प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे जैसे डिमेंशिया में यूज़ होता है, वर्टिगो में यूज़ होता है इसका, और स्लो ग्रोइंग है,
और इसको जो हमारा इंडिया में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो उसका कहना है इट्स अ रेयर स्पीशीज। इसके लिए ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ प्रोग्राम किया था। आप देखें कि सबसे पहले हमने रूट से एक बैक्टीरिया आइसोलेट किया, ये एंडोफाइट था, उसको कल्चर किया पेट्री डिश पर, इसको हमने बायो फॉर्मुलेशन या लिक्विड फॉर्मुलेशन बनाया और फिर हमने कटिंग्स को इनोकुलेट किया और उसके बाद हमने हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स बनाकर ये कालिका नर्सरी है रानीखेत में, वहाँ पर ट्रांसफ़र किया। इसी तरीके से ये एक और प्लांट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं टेक्सास वॉलिचियाना, जो एक एंटी कैंसर प्लांट है और इसका IUCN रेड लिस्ट में भी मेंशन है। इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो टेक्सोल है, जो कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है। ये प्लांट भी बहुत सारे फंजाई और बहुत सारे बैक्टीरिया एज एंडोफाइट्स हार्बर करता है, जो कि फंजाई में वी हैव पेनिसिलियम एस्पर्जिलस, बैक्टीरिया में वी हैव बर्खोल्डेरिया एंटीरोबैक्टर, और अगर हम इनको स्टडी करें तो दे आर पॉजिटिव फॉर प्लांट ग्रोथ प्रमोशन एंड बायो कंट्रोल प्रॉपर्टीज। इसी तरीके से हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके बहुत सारे प्लांट्स जनरेट बना सकते हैं और फील्ड में प्लांट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दो इम्पॉर्टेंट रीजंस हुए एंडोफाइट्स के। एक तो हम ये मान के चलते हैं कि जो प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि टेक्सोल प्लांट प्रोड्यूस करता है, तो अगर उसके अंदर कोई एंडोफाइट होगा शायद वो भी टेक्सोल प्रोड्यूस कर पाएगा और हम प्लांट को कंजर्व कर पाएंगे, बचा पाएंगे। दूसरा है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका अडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स अंडर लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट काफ़ी यूज़ हो सकता है, काफ़ी रोल हो सकता है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं वाटर माइक्रोब्स की और एक्वाटिक माइक्रोबायोलॉजी की, जिसमें मैं एक एग्जांपल दूंगी। ऐसे साइट्स हमको पहाड़ों में बहुत जगह देखने को मिल जाते हैं। हिमालयन रिवर्स होती हैं जिनका इंडियन कल्चर में इम्पॉर्टेंस है, ट्रेडिशन में इम्पॉर्टेंट है। ये एक साइट है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा के पास एक स्थान है जिसको हम जागेश्वर कहते हैं। वहाँ एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर चारों तरफ देवदार फॉरेस्ट है और एक रिवर है जटागंगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ पर, और इस एरिया में एक ये भी खास बात है कि साल भर बहुत सारे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, और ये एरिया आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये बहुत अच्छी साइट है अगर हम वाटर पॉल्यूशन स्टडी करना चाहें। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स स्टडी करेंगे, जिसमें कि सबसे खास है इकोलाई, एशरिकिया कोलाई, विच इज़ नोन एज बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। फिर बहुत सारे पैथोजेंस हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं और कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इनको हम को मॉनिटरिंग करना ज़रूरी होता है, जो हमारे अपने स्टैंडर्ड्स हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के आधार पे, और यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी भी है। इसी तरीके से हर साल हम देखते हैं स्टेट्स में, जैसे हमारे उत्तराखंड में, हिमाचल में जब गर्मियाँ आती हैं तो बहुत फायर होता है। अब फायर में क्या होता है कि फायर कई तरह का होता है, नेचुरल फायर होता है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के कारण हो सकता है, और प्रेस्क्राइब्ड फायर भी होता है। प्रेस्क्राइब्ड फायर जैसे कि झूम कल्टीवेशन होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ये एक वही का एग्जांपल है जहां हमने कुछ स्टडी किया था, और इसको हम बोलते हैं इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, स्लैश एंड बर्न। तो क्या करते हैं इसमें, बर्निंग ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है, फिर क्लियरिंग ऑफ द बर्न्ट मटेरियल है, और लास्ट में हम वी गो फॉर द सोइंग। इस का फायदा होता है कि ये स्टिमुलेट करता है बैक्टीरियल पॉपुलेशन को, एक्टिनोबैक्टीरिया को और फंजाई को, जो कि प्लांट ग्रोथ में यूजफुल होते हैं। तो इस तरह की नॉलेज जो होती है, जिसको हम कह सकते हैं, जो कि हमारे ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज है, उसको अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ें तो ऐसी बहुत सारी प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं, बहुत सारी स्टडीज़ प्लान की जा सकती हैं। और यहाँ पर भी हमने देखा कि सबसे ज़्यादा नंबर जो होता है वो बैसिलस का होता है, क्योंकि वो एंडोस्पोर के होने से सरवाइव कर जाते हैं हाई टेम्परेचर्स को। तो ये अपने आप में एक बहुत रिसर्च, अच्छा इंपॉर्टेंट रिसर्च एरिया है, जिसको हम फ्यूचर में कंसिडर कर सकते हैं। बहुत कम स्टडी हुआ है हिमालयन रीजन में, ख़ासतौर से उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है जो आजकल फूड मार्केट में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर हमारे पास होते हैं ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फूड्स। ये जो फर्मेंटेड फूड्स हैं
ये शुरुआत में कैसे थे, डेवलप हुए ट्रेडिशनली, जिनको हम जो सीजनल फूड्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए फर्मेंट करके रखते हैं। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये हमारे एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गई। घर में अचार बनाया जाता है, बहुत कुछ कांजी बनाई जाती है, बहुत कुछ बनाकर हम सिरका बनाया जाता है। और चूंकि हमें पता नहीं था ये कैसे हो रहा है, तो कई दफ़ा कहते थे कि कोई डिवाइन इंटरवेंशन है, लेकिन ये पूरा एक माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस है। और आजकल ये जो फूड्स हैं, फर्मेंटेड फूड्स हैं, इनको बहुत अटेंशन मिल रही है और इनको हम कंसिडर करते हैं दे आर सोर्स ऑफ नेचुरल प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स का मतलब होता है फूड फॉर हेल्थ, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है और जो इन फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स। सो ये एक एग्जांपल है हाई एल्टीट्यूड का, जहाँ पर कि हम देख सकते हैं एक स्टार्टर कल्चर है जिसका बेस है सीरियल्स, मेडिसिनल हर्ब्स, और हम ये स्टार्टर कल्चर बना के रखते हैं, इसको यूज़ करते हैं। ये बेसिकली एक ईस्ट बैक्टीरिया फर्मेंटेशन है। और पेट्री डिश पर हम देख सकते हैं कि वी हैव बैक्टीरिया, वी हैव ईस्ट, फिर इनका माइक्रोस्कोपी किया है। और जो लोकल लोग हैं उनके पास वेसल्स हैं जिसमें ये फर्मेंटेशन करते हैं, और इसमें हम बहुत तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि बियर होता है जिसमें थोड़ा अल्कोहल कम होता है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाते हैं जिसमें अल्कोहल ज़्यादा होता है, कुछ हम सेमी फर्मेंटेड फूड्स भी बनाते हैं। तो हम ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तरह तरह के फूड बना सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के प्रोग्राम्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी, पहली बात तो यह कि इनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, जो हमारी इंडिजिनस नॉलेज है। दूसरी बात है कि इसमें हम वैल्यू एडिशन के लिए जाएंगे, जिसका सबसे मुख्य उद्देश्य होगा बैच टू बैच कंसिस्टेंसी। तीसरा होता है वैलिडेशन के लिए फॉर द प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व्ड। फिर होता है कि जो भी हमारा इस तरह का प्रोग्राम होता है वो इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए। फिर हम वी कैन स्टार्ट ए कॉटेज इंडस्ट्री। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो प्रॉपर रिकॉग्निशन एंड इक्विटी टू द लोकल पीपल, जो हमारे लोकल पीपल इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं उनके साथ उनको रिकॉग्निशन ज़रूर मिलना चाहिए। इसी तरह से नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आते हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। ये टेक्सोल प्रोड्यूसिंग फंगल है। अब देखो हमारे पास फंजाई है जो कि टेक्सोल प्रोड्यूस कर रहा है, तो उससे फ़ायदा यही होगा कि हम प्लांट को नहीं इस्तेमाल करेंगे अगर हमको अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाते हैं जिनके लिए, जो कि टेक्सोल प्रोड्यूसिंग है और जिनको हम ऑप्टिमाइजेशन के ज़रिए ओवर प्रोड्यूस भी करा सकते हैं। इसी तरीके से ये कुछ फंजाई हैं, पेनिसिलिन के स्पीशीज़ हैं जो लो टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। इसमें हम बायोकेमिस्ट्री स्टडी कर सकते हैं, बहुत सारी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स यूज़ करके सेपरेशन कर सकते हैं कंपाउंड्स का, टेम्परेचर का इफ़ेक्ट और पीएच का इफ़ेक्ट देख सकते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो कि और भी ऐसी एसोसिएशंस मिलनी चाहिए। आमतौर पे हम देखते हैं 2 होते हैं पार्टनर्स, यहाँ पर 3 हैं। सेलिक्स रूट्स हैं जिसमें कि हमारे पास ये पफ बॉल्स हैं और उसको हम आइसोलेट करते हैं। उसके अंदर एक फंगस है जिसको हम यूटीपेला कहते हैं, जो कि लैकेज प्रोड्यूस करता है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एसोसिएशन है और मैं सजेस्ट करूँगी कि हिमालय में ऐसी बहुत सी एसोसिएशंस हमें मिलेंगी हमारे फ्यूचर प्लान्स के लिए। इसी तरह से मैंने पहले भी दिखाया था, ये सिरेशिया मार्सिसेंस है। आप इसको देखिए, 14 डिग्री लो टेम्परेचर पर बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है प्रोड्यूसिन, जो कि एक पिगमेंट है। हाई टेम्परेचर पर ये प्रोडक्शन नहीं होता है। तो इसके 2 पर्पस हुए, एक तो अपने सर्वाइवल के लिए पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरे इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी होता है। पिगमेंट्स यूज़ होते हैं टेक्सटाइल्स में, फूड में, तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। रिसर्च में आइएगा, रिसर्च में स्कॉलर्स की बहुत ज़रूरत होती है। इन सब स्कॉलर्स ने इन एरियाज़ में काम किया है और अभी बहुत अच्छे सर्व भी कर रहे हैं नेशनली इंटरनेशनली। माउंटेन्स जो हैं हमारे हिमालयन रीजन के, वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। बाहर से प्रोफेसर्स आते हैं इन टॉपिक्स पे काम करने के लिए। रिसर्च में फंड्स चाहिए होते हैं। ये बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज हैं जिन्होंने इस रिसर्च को सपोर्ट भी किया है, और ख़ासतौर से जो नंबर 2 पर है NMHS, दिस इज़ नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़। आजकल ये प्रोग्राम एक्टिव है, इसमें से आप फंड्स ले सकते हैं, रिसर्च प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं स्पेसिफिकली फॉर हिमालयन रीजन।
ये आखिरी स्लाइड है इस प्रोग्राम का। दिस इज़ द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में है। 2014 में इसको रिकॉग्नाइज किया यूनेस्को ने एज वर्ल्ड हेरिटेज फॉर बायोडाइवर्सिटी। और मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल ही अनएक्सप्लोर्ड साइट्स है फॉर माइक्रोबियल डाइवर्सिटी। तो इस एरिया में अगर आप इंटरेस्ट लें, प्रोजेक्ट डेवलप करें, तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे रिसर्च एरियाज होंगे। और ये सब कल्चरल, सोशल, एवरीथिंग इज़ देयर। विलेजेस हैं वहाँ पर, हर तरह का साइट है। तो इसमें बहुत अच्छा रिसर्च प्रोग्राम्स डेवलप किए जा सकते हैं।